गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम अपने आज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आज भी मैं केमिस्ट्री ही कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि हमारा फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेकिन केमिस्ट्री में हम थोड़े पीछे चल रहे हैं, तो मैं आपका अभी केमिस्ट्री कंटिन्यू करूँगा। ठीक है। जैसे कि आज केमिस्ट्री की ट्रायल है, हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे हम केमिस्ट्री लगाएंगे। अब देखिए, केमिस्ट्री में जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वो सारी डेफिनेशंस, मतलब कंसंट्रेशन को किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी सारी हमने डेफिनेशंस पढ़ ली थी, सारी मेथड्स हमने पढ़ ली थी। पहली मैंने आपको बताया कि परसेंटेज स्ट्रेंथ और परसेंटेज से हम निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन। सेकंड फिर मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, और उसके बाद लास्ट में पीपीएम कंसंट्रेशन भी हमने पढ़ लिया था। तो इतनी सारी मेथड्स पढ़ने के बाद अब जो अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है हेनरीज लॉ। ठीक है, हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ। अब हेनरी का नियम क्या है, तो मैं आपको एक बार पहले सिंपल डेफिनेशन में बता देता हूं, उसके बाद हम जो उसकी ऑफिशियल डेफिनेशन है या फिर ऑफिशियल उसका लॉ है वो पढ़ेंगे। ठीक है। हेनरीज लॉ क्या है, तो अगर मैं हेनरी लॉ की सबसे पहले तो ये बताऊं कि हेनरी लॉ आया क्यों, तो किसी भी लिक्विड में, जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़े थे, जितने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमने पढ़े थे अब फिजिकल स्टेट में, जैसे कि सॉलिड 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 लिक्विड लिक्विड सॉलिड लिक्विड गैस, इस टाइप के 9 टाइप के सॉल्यूशन हमने टोटल पढ़े थे। अब उन 9 टाइप के सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन था लिक्विड एंड गैस। ठीक है, लिक्विड एंड गैस का मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, क्या था कि हम जो भी सोडा पीते हैं, ठीक है, सोडा हो गया, और एटमॉस्फेयर में जो भी क्या बोल सकते हैं मॉइस्चर है, वो सब, ये सारे एग्जांपल हैं किसके, सॉलिड और लिक्विड, सॉरी लिक्विड और गैस के। ठीक है, द्रव और गैस के। ये जो पॉसिबल है सॉल्यूशन जिसमें हम किसी लिक्विड में गैस को सॉल्युबल करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे यही बताया किसने था किस तरीके से सॉल्युबल किया जाता है, क्योंकि किसी लिक्विड में गैस को मिलाना इतना ज्यादा आसान नहीं है। हम भी जानते हैं कि अगर कोई ठोस है उसको हम लिक्विड में मिला सकते हैं, जैसे कि नमक को हमने लिक्विड में पानी में मिला दिया था तो उससे वो आसानी से उसमें डिसॉल्व हो गया था, लेकिन किसी गैस को जो कि हम देख भी नहीं सकते हैं उसको कैसे हम पानी में मिलाएंगे और उसके बाद वो सॉल्युबल उसमें होगी या नहीं होगी, इस पे रूल्स दिए थे किसने, हेनरी। ठीक है। अब हेनरी लॉ एक्चुअल में क्या था, तो हेनरी लॉ का जो स्टेटमेंट था वो मैं आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ, फिर हम लॉ को डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या था। हेनरी लॉ ने बोला था कि किसी भी स्थिर ताप पर किसी द्रव्य के निश्चित आयतन में गैस की विलेयता द्रव्य पर गैस के लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। मतलब उसने बोला m is proportional to p। ठीक है। अब यहाँ पे m क्या है, तो m हम देखते हैं विलायक की इकाई आयतन में घुलित गैस का द्रव्यमान, मतलब जितनी भी गैस लिक्विड में घोली गई है उसका द्रव्यमान है, उसका मास है। ठीक है। अब p देखते हैं क्या है, तो p सामान्य अवस्था पर विलायक के ऊपर गैस का दाब, p मतलब प्रेशर, दाब का मतलब क्या होता है, प्रेशर। अब यहाँ पे समझो हेनरी का लॉ क्या था। हेनरी ने ये बोला कि आप जितना भी लिक्विड में गैस को मिलाते जा रहे हो, ठीक है, तो जो गैस उसमें मिली है उसका जो मास है, ठीक है, जितनी गैस उसमें सॉल्यूशन में या फिर मैं बोल सकता हूँ लिक्विड में मिल गई है, उसका मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब अनुक्रमानुपाती होगा जितना आपने दाब लगाया। एक चीज आपको पहले क्लियर होनी चाहिए कि मान लो किसी बीकर में अगर लिक्विड है और मुझे उसमें गैस को मिलाना है, मुझे ऊपर से प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट होगा कि यहाँ पे अगर लिक्विड है और मुझे गैस को, यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको अगर इसमें मिलाना है तो मुझे ऊपर से पिस्टन से या फिर किसी ऐसे इक्विपमेंट से क्या करना पड़ेगा, दाब देना पड़ेगा, मतलब प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। प्रेशर अप्लाई किए बिना हम कभी भी किसी गैस को लिक्विड में मिला नहीं सकते। ठीक है। जब m is proportional to p, इसका मतलब क्या है कि जितनी गैस इस सॉलिड इस सॉल्यूशन में या फिर इस लिक्विड में मिल गई है उसका मास जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। मतलब आप समझ रहे हो, प्रेशर जितना ज्यादा, देखो यहाँ पे प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर मैं p को बढ़ाता हूँ तो m अपने आप बढ़ेगा, या फिर अगर मैं m को बढ़ाता हूँ तो p अपने आप बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कोई चीज, जैसे a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b है, तो इसका मतलब b अगर बढ़ेगा तो a कम होगा, a अगर बढ़ेगा तो b कम होगा। ठीक है। इस टाइप से ये प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती और विक्रमानुपाती होते हैं। अभी सिंपली ये समझे यहाँ पे कि अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो मास बढ़ेगा, जो कि जाहिर सी बात है। अब जितना ज्यादा मैं यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करूंगा उतना ही ज्यादा ये मॉलिक्यूल्स इसमें डिसॉल्व होंगे और उन मॉलिक्यूल्स का मास बढ़ता जाएगा। मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हो गए उनका मास है m, उनके जितने भी वहां पे अणु
KH और P, ठीक है। अगर मैं KH की वैल्यू देखता हूं तो क्या आ जाएगी M/P। आया समझ में? ये दोनों ही हमारे क्या है नॉर्मली न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है हेनरीज लॉ, ठीक है। अब M KH into P है, यहाँ पे KH क्या है, तो KH को डायरेक्टली मैं लिख दूंगा कि एक कांस्टेंट है जो जिसको हम क्या बोलेंगे हेनरीज कांस्टेंट। KH is a constant known as Henry's constant, ठीक है। हेनरी का ही एक क्या है कांस्टेंट, K और H मतलब कांस्टेंट किसका है हेनरी का। एक बार मैं आपको वापस समझा देता हूँ। हेनरी लॉ ने सिंपली क्या बोला था, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, मतलब आप टेम्परेचर वहां पर कुछ भी रख सकते हो, ये लाइन भी मत भूलना, ठीक है। हम टेम्परेचर कोई एक ही रखेंगे। अगर मैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखूंगा, 90 पे कर रहा हूँ तो उतना ही रखूंगा, मतलब जितना मैं टेम्परेचर रख रहा हूँ वो टेम्परेचर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। अब वो चाहे 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो और वो चाहे या तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो। अगर किसी फिक्स टेम्परेचर पे मैं किसी गैस को लिक्विड के साथ मिलाता हूँ तो वहां पे हेनरी ने बोला था कि जितना आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो उस गैस को लिक्विड में मिलाने के लिए, उसके डायरेक्ट मतलब जितना आप ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे उतनी ज्यादा गैस उसमें घुलेगी। सिंपल वर्ड्स में यही हम बोल रहे हैं, ठीक है, कि जितना ज्यादा आप दाब उस गैस पर लगाने वाले हो उतना ही ज्यादा वो गैस लिक्विड में घुलेगी, मतलब द्रव्य में घुल जाएगी। तो n is directly proportional to P। n is equal to proportional का साइन हमने हटा के यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया KH नाम का और मल्टीप्लाई में P। KH is equal to, अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालना चाहूँ तो P इसके अपॉन में आ जाएगा, तो m अपॉन में P, जहाँ पे KH क्या है, KH is a constant which is known as Henry's constant। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस देख लेते हैं। लिमिटेशंस तो नहीं, सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि हेनरी लॉ जो होता है, हेनरी लॉ कुछ जगह पे, जैसे कि अगर मैं इसकी लिमिटेशंस बताऊं कि इसके आगे हेनरी लॉ काम नहीं करता तो वो भी कुछ जगह हैं, जैसे कि अच्छा मैं KH बताना भूल गया कि हिंदी में उसे क्या बोलते हैं। तो KH को हिंदी में बोलते हैं एक स्थिरांक है जिसे हेनरी का स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। ये लिख लेना हिंदी मीडियम में जो है KH एक स्थिरांक है जिसे हेनरी का स्थिरांक कहते हैं। अब हेनरी के नियम की सीमाएं हम देखते हैं, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ देखते हैं। तो जो नॉर्मल सा सबसे पहला पॉइंट है वो यह है कि यह नियम केवल आदर्श अवस्था अर्थात कम दाब एवं उच्च ताप पर ही लागू होगा। मतलब एक ऐसी कंडीशन, ठीक है, यहाँ पे समझो क्या बोला उसने कि आदर्श अवस्था मतलब फर्स्ट पॉइंट तो हो गया आइडियल स्टेट, आइडियल स्टेट। सेकंड पॉइंट क्या हो गया कि हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। और थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा उसका, लो प्रेशर, ठीक है। अब हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर कहाँ पे होता है ये तो हम लास्ट क्लासेस में पढ़ ही चुके हैं। अभी हम देखते हैं सबसे पहले तो आइडियल स्टेट। आइडियल स्टेट किसकी, तो आइडियल स्टेट जो भी आप लिक्विड जिसमें भी आप मिलाने वाले हो वो उसकी आइडियल स्टेट पे होना चाहिए, मतलब सर्वोच्च स्थिति में होना चाहिए। हाई टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर ऐसा नहीं हो कि बहुत ज्यादा कम है, अगर बहुत ज्यादा कम हुआ तो हेनरी लॉ वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा, सही से काम नहीं करेगा। इसलिए टेम्परेचर वहां पे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए लेकिन फिक्स होना चाहिए, ठीक है, निश्चित होना चाहिए। लो प्रेशर मतलब आप इतना ज्यादा प्रेशर भी अप्लाई नहीं करोगे। देखो सिंपल सी बात है कि गैस को आप कितना ही प्रेशराइज करके उसमें आप मिला सकते हो लिक्विड में, लेकिन एक बार जैसे ही प्रेशर रिलीज होगा वो वापस से अपने आइडियल स्टेट पे आ जाएगी। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपने देखा भी होगा कि किसी जब कोका कोला की या फिर स्प्राइट की बोतल हम खोलते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, प्रेशर रिलीज करते हैं। जैसे ही मैंने प्रेशर रिलीज किया तो वहां से गैसेस क्या होती है, बाहर निकल जाती है। ये बेस्ट एग्जांपल है, आप इससे इसको समझ सकते हो। आगे हमने बोला है कि गैस एवं विलायक के मध्य कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। तो ये तो एक बहुत सिंपल सी बात है कि अगर गैस और लिक्विड जो है, ठीक है, गैस जिसमें भी हम मिला रहे हैं, गैस और लिक्विड अगर आपस में कोई केमिकल रिएक्शन कर लेंगे तो वो किस टाइप से फिर आगे प्रेशर अप्लाई करेगा और उसमें सॉल्युबल किस तरीके से करेगा। जैसे कि अगर मैं अमोनिया की बात करता हूँ NH3 की, ठीक है, अगर अमोनिया के साथ हम किसको H2O को करते हैं, H2O मतलब पानी में अगर अमोनिया को मैं मिलाने जाऊंगा तो वो क्या बना देगा, NaOH, सॉरी, तो वो क्या बना देगा, हाँ NaOH, NH4OH। ऐसा समझ में। अब यहाँ पे हो क्या रहा है और साथ में जो भी ये आगे प्रोडक्ट निकलेंगे, लेकिन यहाँ पे बना क्या रहा है, वो
हमारे हेनरी लॉ में इसने नहीं बताया है और ये होना भी नहीं चाहिए। अगर आप किसी गैस को रिएक्शन, अगर कोई गैस रिएक्शन कर लेगी हमारे लिक्विड के साथ, तो वहां पे कोई अलग ही कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है, कोई अलग ही वहां पे प्रोडक्ट बन जाएगा। इसलिए ये भी नहीं होना चाहिए। दो कंडीशन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है कि पहला तो कि हाई टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर होना चाहिए। लो प्रेशर हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर टेम्परेचर के कंपैरिजन में मैं प्रेशर को देखूंगा तो वो कम होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा और प्रेशर बहुत कम, बस यहाँ पे क्या होना चाहिए कि टेम्परेचर के कंपैरिजन में प्रेशर कम होना चाहिए। तो ये कुछ लिमिटेशंस हो गई। अब अगर इनकी हम एप्लीकेशन देखें जहां जहां हमने यूज किया, तो सिंपल सी जगह पे दो एग्जांपल्स आपको लेता हूं जो मैं पहले भी ले चुका हूं। पहला तो जो हम सोडा पीते हैं, ठीक है, सोडा हो गया, उसके साथ में स्प्राइट हो गई, इस टाइप के जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं उन सब में हेनरी लॉ की एप्लीकेशन देखने को मिलती है। मतलब जहां पे भी आप ये देख रहे हो कि किसी लिक्विड में गैस को मिलाया जा रहा है, वहां पे हेनरी लॉ एप्लीकेबल है, ठीक है। सेकंड हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में भी क्या है कि इतनी सारी गैसेस प्रेजेंट है और उनके साथ में क्या प्रेजेंट है, मॉइस्चर, मतलब नमी प्रेजेंट है, वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो वो भी किसका एग्जांपल होगा, हेनरीज लॉ का। आई होप हेनरीज लॉ अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर हम 3 नंबर का कोई क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस चैप्टर से आने वाला है, तो उसमें हेनरीज लॉ भी बहुत पूछा जा सकता है, मतलब एक इंपॉर्टेंट रोल है उसका। अब एक पॉइंट मैं समझा देता हूं आपको आज, वेपर प्रेशर क्या होता है, उसके बाद इस वीडियो को हम एंड करेंगे, ठीक है। वेपर प्रेशर या फिर अगर हम हिंदी में बोले तो वाष्प दाब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज रिवाइज करवा देता हूं मैं। मान लो ये ओशियन है, ठीक है, सन है, सन अब कैसा भी बन गया है, लेकिन यहाँ पे सन है। सन जैसे ही सन की रेज ओशियन की लेयर पे टकराएंगी, ठीक है, जो भी सरफेस है इसमें से जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो उनको एनर्जी मिलेगी और वो यहाँ से क्या होंगे, एस्केप होंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, एवापोरेशन। एवापोरेशन जिसे हम हिंदी में बोलेंगे वाष्पीकरण, ठीक है, हिंदी में वाष्पीकरण। तो यहाँ पे ओशियन के सरफेस पे वाटर पे जैसी एनर्जी मिलेगी तो वाटर एनर्जी को गेन करेगा और उस एनर्जी गेन से वो ऊपर की तरफ उड़ने लगेगा, मतलब ऊपर की तरफ एक्साइट होगा। उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, एस्केप एनर्जी, ठीक है, उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, एस्केप एनर्जी। एस्केप एनर्जी को हम हिंदी में बोलते हैं निष्कासन ऊर्जा। जो एनर्जी लेकर वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है, वेपर के जो मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर की तरफ जाएंगे, उस एनर्जी को हम बोलेंगे एस्केप एनर्जी या फिर निष्कासन ऊर्जा। अब ये जैसे ही ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने के बाद कंडेंस होंगे, मतलब कि प्रेशर का कम हो जाएगा, प्रेशराइज होंगे, मतलब प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो इस स्टेट में वो वापस से कहां आएंगे, देखो इसको मैं थोड़ा और बढ़ाता हूं, इस स्टेट में वो वापस से कहां आएंगे, नीचे आएंगे, किस फॉर्म में, रेन के फॉर्म में, मतलब पानी के फॉर्म में ये वापस नीचे आएंगे। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन या फिर संघनन। संघनन एक बार चेक कर लेता हूं, संघनन ही बोलते हैं, हाँ संघनन ही बोलते हैं, ठीक है, कंडेंसेशन और या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, संघनन। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा, इसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। तो एक तरीके से जैसे सन की रेज आती है, पानी ऊपर जाता है, मतलब पानी वेपर बनता है, वेपर बन के ऊपर जाता है, ऊपर प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसकी वजह से वेपर वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वाटर ड्रॉपलेट्स में, और वापस से नीचे हो जाती है बारिश के फॉर्म में। ये वाटर साइकिल है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ वाटर साइकिल के बाद, तो कौन सा है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, वो देखो। मैं क्या कर रहा हूँ, एक बीकर में मैंने पानी लिया है, ठीक है, जो कि मैं हमेशा लिया ही है अभी तक एक्सपेरिमेंट्स में। सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको बर्न करूंगा, तो इसलिए मैंने चूल्हा बोल सकते हैं या फिर कुछ भी, और यहाँ पे बर्नर लगा दिया, ठीक है, कुछ इसी टाइप का बनता है बर्नर। तो यहाँ पे एक बर्नर लगा दिया, इसके अंदर क्या है, पानी है, मात्र पानी, ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया, पानी। अब मैं इसको टोटल मतलब ऊपर से पूरे तरीके से क्या कर देता हूँ, पैक कर देता हूँ एक शीट से। आया समझ में? अब देखो, जैसे ही बर्नर इसको हीट करेगा तो वाटर की जो सरफेस है उसमें से ड्रॉपलेट्स, मतलब जो वेपर्स हैं वो कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। मतलब क्या होगा, पानी का क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, जल का क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, वाटर का
एवापोरेशन होगा। एवापोरेशन होगा, ऊपर जाएगी और इसमें प्रेशर लगेगा, जिस प्रेशर से वो वापस से क्या बन जाएंगी, ड्रॉपलेट्स बन जाएंगी और वापस से कहाँ जाएंगी, नीचे आ जाएंगी। इसी प्रेशर को क्या बोला जाता है, वेपर प्रेशर। मतलब वाष्पों के द्वारा लगाए गए दाब को ही वाष्प दाब बोलते हैं। ठीक है, वाष्प दाब बोला जाता है। और वहीं अगर मैं इंग्लिश में बोलता हूँ तो वेपर्स के द्वारा लगाए गए प्रेशर को ही, जिससे वो वापस से अपनी स्टेबल स्टेट में आ जाती है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। यहाँ पे वेपर प्रेशर का मतलब समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाले राउंड्स में भी इसका जिक्र किया गया है और आगे भी कुछ हम प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, उसमें भी वेपर प्रेशर आएगा। तो अभी अच्छे से समझ लो कि सबसे पहले जैसे ही हम टेम्परेचर देते हैं किसी वाटर को, तो वाटर से एवापोरेट होकर जो उसके गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, वेपर्स होती हैं, वो ऊपर जाती हैं। ऊपर जबकि वो फ्री एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाती, तो उन पे क्या लगता है, प्रेशर अप्लाई होता है। जैसे ये क्लोज है तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर ही अप्लाई हो रहा है। जैसे ही इससे टकराएंगे तो उस प्रेशर के द्वारा ये वापस से क्या बन जाएंगी, गैसेस बन जाएंगी, सॉरी लिक्विड बन जाएंगी, और लिक्विड स्टेट में द्रव अवस्था में वो नीचे आ जाएंगी पानी बनकर। इसी प्रेशर को, जिससे वो वापस से अपनी स्टेट में चेंज हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। ठीक है, एक न्यूनतम प्रेशर जिससे पानी वापस से अपनी वाष्प जो है वो वापस से अपनी पानी की अवस्था, मतलब द्रव की अवस्था धारण कर लेता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। आया समझ में? आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद के जो टॉपिक्स है, जैसे कि रॉल्स लॉ मैं आपको कल पढ़ाने वाला हूँ, और ये पहले भी बता दूं कि रॉल्स लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, रॉल्स लॉ कई बार पूछा भी गया है, आप लास्ट पेपर्स देखोगे तो उसमें आपको कई बार रॉल्स लॉ पूछा जाएगा, और रॉल्स लॉ का डेरिवेशन भी। ठीक है, तो हम अगला जो लेक्चर होने वाला है उसमें रॉल्स लॉ पढ़ेंगे।